Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 12th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about 127th Constitutional Amendment Bill 2021. And this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. So इस करंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा. तो पिछले साल सितंबर महीने में 2020 के महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक नया कानून पास किया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 2018. तो 2018 में ये बिल रखा गया था, लेकिन पिछले साल पास हुआ. और इस बिल के हिसाब से 16% रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटीज को दिया गया इन स्टेट पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन को लेकर के या स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर के. मतलब सरल शब्दों में कहें तो मराठा कम्युनिटी को 16% रिजर्वेशन महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों में या वहाँ के सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए लेकर के. तो ये जो रिजर्वेशन दिया महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कानून बना करके, इस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. और चैलेंज करने के अलग अलग ग्राउंड्स थे, जैसे कि ये जो इंदिरा साहनी जजमेंट था कि ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और तो इस पर्टिकुलर केस में ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा हो रहा था. तो ये तमाम ग्राउंड्स पे रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था. जो रिजर्वेशन महाराष्ट्र सरकार ने प्रोवाइड किया था मराठा कम्युनिटी को, उस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में. लेकिन ये ग्राउंड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 6 मई 2021 इसी साल, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है 16%, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया. बोला कि ये इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन में है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. वो बात तो अलग है. इस पर्टिकुलर कानून को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 2018 कानून को, जिसमें 16% रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी को दिया गया है, उसको इंदिरा साहनी जजमेंट के वायलेशन के ग्राउंड पे तो चैलेंज किया ही गया था, प्लस इसको चैलेंज किया गया फॉर और ऑन द क्वेश्चन दैट कैन स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ओबीसीज. तो सवाल समझिए, पहला इंदिरा साहनी जजमेंट के बेसिस पे चैलेंज किया गया, वो चैलेंज तो अलग है, उसके बेसिस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. दूसरा जिस ग्राउंड पे इसको चैलेंज किया गया था इस पर्टिकुलर कानून को, वो था कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स को सच में अधिकार है कि वो ओबीसी को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ओबीसी कह सकती हैं, और उसको फिर ओबीसी के अंतर्गत आने वाले जो राइट्स हैं, जो प्रिविलेजेज हैं, जैसे कि रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या एडमिशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वो दे सकते हैं. तो ये इस ग्राउंड पे भी चैलेंज किया गया कि क्या महाराष्ट्र सरकार के पास अधिकार है ओबीसी, मराठा को ओबीसी कहने का और ओबीसी के अधिकार देने का. और इस पे जो 5 जजेज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उनका क्या फैसला था ये भी समझिए. ये जो 5 जजेज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 में लाया गया था, उसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एनालाइज किया. तो जरा समझते हैं कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 है क्या. तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए, आर्टिकल 338B. और आर्टिकल 338B की मदद से एक बॉडी बनाई गई, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री. तो इसके पहले ये जो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स एक्ट. बाद में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया अकॉर्डिंग टू दिस 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018. और इसके लिए एक आर्टिकल ला दिया गया, आर्टिकल 338B. तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इंसर्ट किया गया वो था आर्टिकल 342A. आर्टिकल 342A कहता है कि ये आर्टिकल 342A टॉक्स अबाउट कि हाउ ओबीसी लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, कि कौन कौन से लोग ओबीसी माने जाएंगे, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 342A. तो जरा देखते हैं क्राइटेरिया कि कैसे
आर्टिकल 342A में बताया गया है कि कौन कौन से लोग ओबीसी माने जाएंगे। तो ये जो बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 338B, ये बॉडी एडवाइस करेगी हमारे प्रेसिडेंट को कि सर इन कम्युनिटीज़ को बैकवर्ड माना जाना चाहिए, ओबीसी माना जाना चाहिए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड माना जाना चाहिए। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है वो ओबीसी लिस्ट तैयार करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट तैयार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ओबीसी होती है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट तैयार होगी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट तैयार होगी अगेन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय रेफरिंग टू और ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो मतलब महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी ओबीसी मानी जाएगी वो प्रिपेयर करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ महाराष्ट्र गवर्नर। और एक बार जब लिस्ट तैयार हो गई कि भाई ये लोग ओबीसी हैं, तो फिर अगर उसमें कोई चेंज करना है, किसी नई कम्युनिटी का नाम डालना है, पुरानी कम्युनिटी का नाम हटाना है, तो दैट मॉडिफिकेशन कैन बी डन ओनली बाय अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये था 102nd अमेंडमेंट एक्ट। अगर सरल शब्दों में बोले तो एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी आर्टिकल 338B के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और ये आर्टिकल 342A टॉक्स अबाउट कि हाउ ओबीसी लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ओबीसी लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एनसीबीसी, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो ओबीसी लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स। और एक बार जब लिस्ट तैयार हो गई तो दैट लिस्ट कुड बी अमेंडेड ओनली विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो कहीं भी आप देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई भी पावर नहीं है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ओबीसी लिस्ट या ओबीसी कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू 102nd अमेंडमेंट एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर है ही नहीं। द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एज ओबीसी। और इसी 102nd अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के इस 5 जजेज बेंच ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अधिकार ही नहीं है, पावर ही नहीं है अपने यहाँ पे ओबीसी को आइडेंटिफाई करने का। और इस कारण से जो इन्होंने कानून बनाया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018, जिसकी मदद से उन्होंने मराठास को ओबीसी बनाया है और 16% का रिजर्वेशन दिया है, ये कानून नल एंड वॉइड हो गया, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो मराठास लगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद वो लगे कहने कि हम मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ने लगा कि दे विल टेक एनी मीन्स इन ऑर्डर टू गेट देयर राइट्स बैक एंड ऑल दैट। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, ठीक है जी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया। अब देखिए करंट डेवलपमेंट क्या हुए, करंट न्यूज़ क्या हुए। 102nd अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था कि महाराष्ट्र सरकार के पास पावर नहीं है। अब लोकसभा में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा गया, 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और इस 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में साफ साफ लिख दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट विल हैव पावर टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, द बिल सीक्स टू रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट्स टू आइडेंटिफाई ओबीसी दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन May 2021 empowered only the center for this. The amendment was thought necessary because the Supreme Court in its order on Maratha reservations upheld that the 102nd Constitutional Amendment Act, which said President of India in consultation with the Governor would specify socially and educationally backward classes, taking away the powers of the state government to do so. तो स्टेट्स के पावर छीन लिए गए थे। अब स्टेट्स को दोबारा पावर देने के लिए उन्होंने साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, यानी कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो बातें लिखी गई थी उसको अमेंड करके 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की मदद से उसको चेंज करके स्टेट्स को पावर दिया जाएगा ताकि स्टेट्स भी अपने अपने यहाँ पे ओबीसीज को आइडेंटिफाई कर सकें। अब मज़ेदार बात सुनिए, ये हमारे लोकसभा के इतिहास में पहली बार इस तरह का हुआ होगा, बहुत रेयर इंसिडेंट है कि किसी एक पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पे, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे सारे के सारे लोग यस वोट करें। सब के सब 385 मेंबर्स वेयर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और सब के सब ने यस वोट किया कि हाँ हाँ स्टेट्स को भी पावर होना चाहिए अपने अपने यहाँ पे ओबीसीज को आइडेंटिफाई करने का। 385 आउट ऑफ 385 सेड यस। और ये काफ़ी लॉजिकल भी है, काफ़ी नेचुरल भी है, क्योंकि
यहाँ पे खेल क्या चल रहा है वो समझिए, इट्स पॉलिटिकल गेम। अब ये सब आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन खाली आपके समझ के लिए बता रहा हूँ कि क्यों सब ने हाँ बोला। वाई सच ए रेयर यूनानिमिटी वाज सीन इन द लोकसभा। महाराष्ट्र के अंदर मराठा कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो भी पार्टी इस पर्टिकुलर प्रपोजल के खिलाफ वोट करेगी, कहीं ना कहीं मराठाज उनको वोट नहीं देंगे। तो क्योंकि मराठाज को रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब मराठा को रिजर्वेशन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास पावर हो, और महाराष्ट्र सरकार के पास ओबीसी आइडेंटिफाई करने का पावर तभी होगा जब ये बिल पास हो। तो सारी की सारी पार्टी जो है वो मराठास को खुश करने में लगी हैं, ताकि महाराष्ट्र में काम सेट हो जाए, वहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स तैयार हो जाए। ठीक है जी, वहाँ पे वोट बैंक उनका बन जाए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, या जो पिछला अमेंडमेंट था 102nd अमेंडमेंट, वो काफ़ी अच्छा था। उससे फ़ायदा क्या होता कि हर एक स्टेट में जो वहाँ की डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं, जैसे जाट्स ऑफ हरियाणा, पाटीदार ऑफ गुजरात, कापूज ऑफ आंध्रा या मराठा ऑफ महाराष्ट्र, ये डोमिनेंट कम्युनिटी हैं। अगर आप जाकर देखें तो ये इकोनॉमिकली रिच भी हैं। एजुकेशनली थोड़ा बहुत बैकवर्ड हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली दे आर वेरी डोमिनेंट। जमींदार परिवार है, काफ़ी ज़मीनें हैं इनके पास, और इसके बाद भी ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें ओबीसी की तरह आइडेंटिफाई किया जाए। मुझे लगता है कि इंडिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वायलेंट हो जाते हैं अपने आप को बैकवर्ड कहलाने के लिए। तो ये डोमिनेंट कम्युनिटीज़ भी अपने आप को बैकवर्ड कैटेगरी में डलवाना चाहती है, और इन डोमिनेंट कम्युनिटीज़ को अपीज़ करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उन्होंने ये बिल पास करा दिया है, ताकि इन डोमिनेंट कम्युनिटीज़ का वोट उनको मिल सके। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, क्योंकि इस तरह की रेयर यूनानिमिटी तो देखो किसी मुद्दे पे नहीं दिखती, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। 385 लोग कह दें हाँ हम सब फेवर में हैं, दैट इज़ वेरी रेयर। लेकिन यहाँ सब ने कह दिया क्योंकि सबको वोट चाहिए इन डोमिनेंट कम्युनिटीज़ का, एज फार एज आई फील लाइक दैट। लेकिन ये सब बातें एग्जाम में लिखने की नहीं हैं, ठीक है। ये सब पॉलिटिकल बातें एग्ज़ाम में नहीं लिखी जाती हैं। आपको एग्ज़ाम में इस पूरे बिल का एक लॉजिकल तरीके से आपको एनालिसिस करना होगा। तो वहाँ पे आपको लिखना होगा कि 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विल अगेन ब्रिंग बैक द अबीचमेंट पॉलिटिक्स एंड द वोट बैंक पॉलिटिक्स, एंड इट विल अलाउ द डोमिनेंट कम्युनिटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स टू प्रेशराइज द स्टेट गवर्नमेंट्स इन ऑर्डर टू कैटेगराइज देम एज OBCs, and that will allow the dominant communities to enjoy the benefits of reservation, while the really or the those who are needy, vulnerable, marginal will be secluded। ये इस तरीके का लैंग्वेज आपको लिखना है, ठीक है जी। बट उसके पीछे का आपको लॉजिक समझ आया, इसलिए मैंने आपको उसका थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी बता दिया। चलिए, इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट मोदी चेयर्स यूएनएससी मीट। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया इज हैविंग इट्स 8th टर्म एज नॉन परमानेंट मेंबर एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 मेंबर्स होते हैं उन सबको एक एक महीने की चेयरमैनशिप मिलती है, एंड देयर चेयरमैनशिप इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर फैशन। हर कंट्री का अल्फ़ाबेटिकल नाम पे चेयरमैनशिप आती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आई होप आपको याद होगा। तो अगस्त महीने में इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयरमैनशिप को खुद चेयर कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये यूएनएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद यूएनएससी के चेयरमैनशिप को चेयर कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले भी हमारे पास यूएनएससी की चेयरमैनशिप आई है, लेकिन उस टाइम में जो यूएन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही चेयर करते हैं, कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं करते। बट ये प्रोएक्टिव पॉलिसी आप देख सकते हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज चेयरिंग अ मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग को चेयर किया है, उसमें जिस मुद्दे पे उन्होंने बात की है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी। मतलब जो ओशन है, हाई सी है, वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के उन्होंने इस मुद्दे पे चर्चा की है। एंड ही गेव 5 प्रिंसिपल्स फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। 5 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट, रिमूविंग बैरियर फ्रॉम लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रेड, इंकरेजिंग रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी, सेटलिंग मैरीटाइम डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल मीन्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये सब आप फील कर सकते हैं। अब आपको सुनते के साथ समझ आ रहा होगा कि सीधा सीधा चाइना के ऊपर अटैक है, क्योंकि चाइना आपको पता है मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को एग्रेसिव तरीके से वो निकालता है, रिजॉल्व करता है। वो इंटरनेशनल प्रोविजंस को, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को मानने से इनकार कर देता है। कल ही मैं बता रहा था ये करंट अफेयर्स वाले सेशन में कि कैसे चाइना ने
फिलीपींस ने जो कंप्लेन किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि चाइना साउथ चाइना सी के अंदर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी को वायलेट कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में फैसला चाइना के खिलाफ आया कि चाइनाज क्लेम ऑन आइलैंड्स ऑफ साउथ चाइना सी लाइक स्कारबोरो सोल या फिर पारासल आइलैंड इज़ void and it does not have any sound basis। लेकिन फिर भी चाइना ने इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जजमेंट को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यहाँ तो आइलैंड की बात चल रही है, यानी कि लैंड की बात चल रही है, जबकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी तो ओशन के अंदर होता है, तो इस कारण से हम इसके जजमेंट को नहीं मानेंगे। मुद्दा यह है कि चाइना जो है किसी न किसी तरीके से इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करता है मैरी टाइम रीजन में, ओशन रीजन में, और इसका सबसे बड़ा अग्रेसिव एरिया है साउथ चाइना सी। तो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर सीधा सीधा निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना उसका नाम लिए। उसके अलावा कुछ और एजेंडा भी दिया उन्होंने 5 प्रिंसिपल में। ज्वाइंटली फेसिंग नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैरीटाइम थ्रेट्स क्रिएटेड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। तो नॉन स्टेट एक्टर्स ओशन के अंदर होंगे वो पायरेट्स, जो बिना किसी सरकार के सपोर्ट के ही मैरीटाइम सिक्योरिटी में थ्रेट क्रिएट करते हैं, शिप्स को लूट लेते हैं पायरेट्स। उसके अलावा प्रिजर्विंग मैरीटाइम एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 प्रिंसिपल्स मैरीटाइम सिक्योरिटी के दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ये प्रिंसिपल्स थे दे वेयर लाइक डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ चाइनाज एग्रेसिव पॉलिसी इन साउथ चाइना सी। चाइना को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि चाइना इंटरनेशनल लॉज को नहीं मानता, इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट करता है, खासकर साउथ चाइना सी में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी समझदारी से बातचीत की। उन्होंने कभी भी चाइना का नाम डायरेक्टली लिया नहीं अपने इस एड्रेस में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एड्रेस के बाद हुआ क्या मज़ेदार बात कि अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने सीधा सीधा साउथ चाइना सी का नाम ले लिया कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मोदी जी ने भाषण दिया, उसके बाद अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ठीक कह रहे हो, देखो चाइना क्या कर रहा है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में किस तरह से वो मैरीटाइम लॉज को वायलेट कर रहा है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को, कन्वेंशंस को वायलेट कर रहा है। तो चाइना वाले भी भिड़ गए, कह रहे ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है साउथ चाइना सी को डिस्कस करने के लिए। साउथ चाइना सी को डिस्कस करना है तो हम किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबको मिल करके डिस्कस करना है कि कैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी डेवलप की जाए अगेंस्ट पायरेट्स, इन्वायरमेंट। तो चाइना और अमेरिका वाले भिड़ गए आपस में, चाइना और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स। यू कैन सी इंडिया टुडे में रिपोर्ट आई कि यूएस चाइना क्लास ओवर साउथ चाइना सी एट हाई लेवल यूएनएससी मीटिंग चेयर्ड बाय इंडिया। तो मोदी जी ने खाली बात निकाली इनडायरेक्ट, यूएस वाला डायरेक्ट भिड़ गया। ठीक है जी। अभी साउथ चाइना सी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 3 में आ सकता है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स के पेपर 2B में आ सकता है, हर वक्त कभी भी, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो साउथ चाइना सी को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पिछले साल भी मैंने साउथ चाइना सी को डिटेल में कराया था, एक बार देखते हैं। देखिए ये है साउथ चाइना सी, चाइना और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच का ट्रांजिशन एरिया है साउथ चाइना सी। एक तरफ आसियान कंट्रीज़ हैं और ऊपर में चाइना है। ठीक है। अभी कई सारे आइलैंड जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं। फॉर एग्जांपल पैरासल आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन वियतनाम एंड चाइना। यहाँ पे स्कारबोरो आइलैंड दैट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना। और ये चाइना ने जानबूझ करके इनको डिस्प्यूट कर रखा है। चाइना ने इनफैक्ट किया क्या है कि यहाँ पे कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं, और आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना करके वो क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा एरिया मेरा है। तो क्यों चाइना साउथ चाइना सी को अक्वायर करना चाहता है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी? तो उसके पहले इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस समझते हैं, फिर समझेंगे उसका स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस। तो साउथ चाइना सी इज़ वेरी मच रिच इन रिसोर्सेज लाइक फिशेज, ऑयल, नेचुरल गैस। उसके अलावा दुनिया का 1/3 ट्रेड इस एरिया से, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए साउथ चाइना सी से होते हुए गुजरता है। तो कहीं ना कहीं ये एरिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के। दुनिया के जो मेजर कंट्री जैसे जापान, कोरिया, यूएस, उनका ट्रेड इस एरिया से गुजरता है। इनफैक्ट इंडिया का भी 50% ट्रेड इस एरिया से गुजरता है। तो कहीं ना कहीं चाइना को लगता है कि अगर हम साउथ चाइना सी को कंट्रोल कर सकें तो पूरे दुनिया के जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनको हम एक बार के लिए उनके साथ बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि उनका ट्रेड यहाँ से गुजरता है ना। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट थ्रेट दे सकते हैं, इम्प्लिसिट थ्रेट, और उनके साथ बार्गेन कर सकते हैं। इट विल बी अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर चाइना कि ये दुनिया के कंट्री जो हैं वो चाइना के इंटरेस्ट को हैम्पर ना करें, क्योंकि चाइनाज कंट्रोल ऑन साउथ चाइना सी विल इंश्योर कि वो कभी भी इनके इंटरनेशनल ट्रेड को कट डाउन कर सकता है। इंडिया का 50% ट्रेड यहाँ से गुजरता है। आप सोचिए अगर चाइना का पूरी तरह से कंट्रोल हो गया इस एरिया में तो इंडिया को हमेशा डर लगा रहा है कि हमारे ट्रेड को कभी भी चाइना कट डाउन कर सकता है। और यही कारण है कि हर इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात रेज करता है।
ताकि साउथ चाइना सी में चाइना के यूनिलैटरल एग्रेशन को रोका जा सके। लेकिन हम डायरेक्टली चाइना का नाम नहीं लेते क्योंकि वी डू नॉट वांट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, वी डू नॉट वांट अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन। तो अगर ये एरिया बात किया जाए तो ये साउथ चाइना सी वाला एरिया ट्रेडिशनली अमेरिका का इन्फ्लुएंस जोन रहा है, क्योंकि ये जो फिलीपींस है ये अमेरिका की कॉलोनी रही है और इस कारण से अमेरिका के कई सारे बेस हैं यहाँ पे, जैसे बासा एयर बेस एंड ऑल दैट, ये सब लुम्बिया एयर बेस, ये सब अमेरिका के एयर बेस हैं, ठीक है। तो इट हैज़ बिन ट्रेडिशनल जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस। और कहीं ना कहीं चाइना को ये बात सही नहीं लगती कि चाइना का कोस्ट यूएस का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो इफ चाइना वांट्स टू चैलेंज द डोमिनेंस और हेजेमनी ऑफ यूएस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल हैव टू चैलेंज द हेजेमनी ऑफ यूएस इन इट्स ओन कॉरिडोर। इसलिए साउथ चाइना सी में तो चाइना डेस्परेटली वांट्स टू चैलेंज द यूएस, और इसी कारण से साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने एक 9 डैश लाइन, आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ कर दिया है, एंड वेयर इट क्लेम्स दैट द इंटायर साउथ चाइना सी बिलोंग्स टू चाइना। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है साउथ चाइना सी का, और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना, क्योंकि अगर जब तक यूएस की यहाँ पे हेजेमनी रहेगी तब तक चाइना हमेशा थ्रेटेंड रहेगा, क्योंकि चाइनीज़ कोस्ट में अगर यूएस की हेजेमनी, तो चाइना कैन नेवर क्लेम इटसेल्फ एज ए सुपर पावर। तो चाइना कम से कम चाहता है कि इस एरिया में, दिस एरिया शुड बिकम द बैकयार्ड ऑफ चाइना एंड इट शुड नो लॉन्गर रिमेन अ जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस। और इसी कारण से चाइना ने यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए, बोले कि अब ये देखो ये सारे आइलैंड्स तो हमारे हैं, तो इस हिसाब से पूरा का पूरा साउथ चाइना सी भी हमारा हुआ। और इस तरह से एक 9 डैश लाइन ड्रॉ करके चाइना जो है पूरा का पूरा एरिया साउथ चाइना सी का क्लेम करता है। इंडिया के लिए बात की जाए तो इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी, स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस एरिया में चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, अग्रेसिव हो गया, तो धीरे धीरे चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में भी बढ़ेगा। और इस तरीके से जो चाइना की पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, वो उसकी फॉर्मल पॉलिसी नहीं है, बट आप समझ सकते हैं कि उसकी एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है, implicit strategic policy against India, string of pearls, that is in order to encircle India through series of ports. वो string of pearls theory will become stronger if China becomes much capable or stronger in South China Sea. और उसके अलावा इकोनॉमिक थ्रेट तो है ही इंडिया के लिए, as I told you 50% of India's trade passes through South China Sea. So if South China Sea becomes zone of influence or backyard of China, it will create economic challenges for India. It will be a threat for success of India's Act East policy. इंडिया को कई सारे यहाँ पे एक्सप्लोरेशन ऑयल फील्ड्स मिले हैं, गैस फील्ड मिले हैं वियतनाम से, दैट इज़ ऑन स्पार्टले एंड पैरासल आइलैंड, जहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस को हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे देश की कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेकिन हमारे देश की कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रही, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ कन्फ्रंटेशन बाई चाइना। जब भी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने जाती है ऑयल नेचुरल गैस की, चाइनीज़ नेवी आकर के धमका देती है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक थ्रेट्स हैं हमारे को, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस ब्लॉक्स मिले हैं वियतनाम द्वारा, उसको हम नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे, एक्सप्लॉइट कर पा रहे, हमारा ट्रेड यहाँ से गुजरता है, चाइना उसको थ्रेटन करेगा। सो ऑल दी चैलेंजेस, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सक्सेस डिपेंड करता है साउथ चाइना सी के ऊपर किसका कंट्रोल है। सो ऑल दीज इकोनॉमिक चैलेंजेस आर देयर, प्लस स्ट्रेटजिक चैलेंजेस तो हैं ही हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के फॉर्म में। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट, इट इज अबाउट EOS-03 सैटेलाइट लॉन्च। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज़ क्या है समझिए, देखिए इसरो ने लॉन्च किया एक सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा। ये आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा कोस्टल एरिया, जहाँ से ज़्यादातर सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। तो यहाँ पे हमने आज रात को एक सैटेलाइट लॉन्च किया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03। और ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 है, इट इज़ इसरोज जस्ट थर्ड सैटेलाइट लॉन्च सिंस कोविड आउटब्रेक इन मार्च। तो पिछले साल मार्च 2020 से अभी तक बस हमने 3 ही सैटेलाइट, ये तीसरा ही सैटेलाइट लॉन्च किया है। पहला सैटेलाइट हमने कोविड आउटब्रेक के बाद लॉन्च किया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 लास्ट ईयर नवंबर में लॉन्च किया था। उसके अलावा हमने फरवरी 2021 में, या आप कहिए 1 मार्च को, 29 फरवरी को एक्चुअली लॉन्च किया था रात को। तो 29 फरवरी 2021 को रात को हमने 18 छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए थे। ये जो 18 छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए थे हमने, वो इंडिया की सैटेलाइट्स नहीं थी, ज़्यादातर उसमें से विदेशी सैटेलाइट थी, जिसको हमने कॉमर्शियल पर्पस से लॉन्च किया था। यानी कि हमारे देश की एजेंसी इसरो ने उसको लॉन्च किया कॉमर्शियल पर्पस से, और विदेशों से हमने पैसा ले लिया। इसमें 13 सैटेलाइट अमेरिका के थे,
एक बड़ा सा सैटेलाइट अमेजोनिया, वो ब्राज़ील का था, जिसको हमने लॉन्च किया। तो इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये विदेशों से प्रोजेक्ट लाता है। भाई मान लो अब ब्राज़ील को कोई ये सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, अब ब्राज़ील के पास वो फैसिलिटी है नहीं, अमेरिका को सैटेलाइट लॉन्च कराना है और अमेरिका के पास फैसिलिटी है, लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि ये काम किसी और को दे दिया जाए। जैसे कैसे आप आउटसोर्सिंग कर लेते हैं किसी काम को, कि आपके पास भी कार है लेकिन आप कैसे ओला उबर में कभी कभार ट्रैवल कर लेते हैं, वैसे ही अमेरिका को माल आउटसोर्सिंग कराना है। तो इस तरह के 18 प्रोजेक्ट एक बार में NSIL लेकर के आया, कॉमर्शियल विंग है इसरो का। तो 18 इस तरह के कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लाया कि सर ये सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, इतना पैसा मिलेगा अपने को। तो इसरो ने ये सैटेलाइट 18 सैटेलाइट लॉन्च किए थे फरवरी 2021 में, जिसमें सबसे मेजर सैटेलाइट था अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ऑफ ब्राज़ील। तो यही 2 सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं सिंस कोविड आउटब्रेक इन मार्च 2020। अब तीसरा सैटेलाइट लॉन्च किया हमने आज, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03, और इसको लॉन्च किया हमने GSLV F10 रॉकेट से। अब थोड़ी सी ख़राब न्यूज़ ये है, अनफॉर्चुनेट न्यूज़ ये है कि ये सैटेलाइट पूरे ठीक तरीके से लॉन्च नहीं हो पाया है। इसरो की तरफ से न्यूज़ आई है कि द इसरोज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 लॉन्च रॉकेट फेल्स 350 सेकेंड्स आफ्टर द लॉन्च एंड परफॉर्मेंस एनोमली। तो कुछ दिक्कतें हुई हैं। क्या दिक्कतें हुई हैं इसके लॉन्च में, वो ज़रा समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये जो हमारा GSLV रॉकेट है, GSLV के अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन GSLV रॉकेट चाहे जो भी टाइप हो, जैसे GSLV F10 है, तो GSLV रॉकेट्स में 3 तरह के आप समझो स्टेजेज होते हैं लॉन्च के। जब रॉकेट चलता है ना, तो सबसे पहला स्टेज वाला फ्यूल होता है, वो अपना थ्रस्ट लगाता है। जब पहला स्टेज वाला फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो फिर दूसरा स्टेज वाला फ्यूल अपना थ्रस्ट लगाता है। फिर वो जब दूसरा स्टेज वाला फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो फिर तीसरा स्टेज वाला फ्यूल अपना थ्रस्ट लगाता है। तो GSLV में 3 स्टेजेज हैं। किसी भी रॉकेट में नॉर्मली 2 स्टेज तो होता ही है, GSLV में 3 स्टेजेज हैं। पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल है, पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल है, उस फ्यूल का नाम है HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो सॉलिड फ्यूल इसलिए रखा जाता है ना क्योंकि बहुत जल्दी ज़्यादा एनर्जी देता है, थ्रस्ट देता है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में तो सॉलिड फ्यूल दिया जाता है ज़्यादा एनर्जी देने के लिए, सॉलिड फ्यूल रखा जाता है इमेंस थ्रस्ट के लिए। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल में होता है डाई नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड, ये है लिक्विड UH25 एंड डाई नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड, ये लिक्विड फ्यूल है सेकेंड स्टेज में। और थर्ड स्टेज यहाँ पे देखो, थर्ड स्टेज होता है क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज में कैसा होता है, फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन और उसको बर्न करने के लिए होता है लिक्विड ऑक्सीजन। और चूंकि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन तो बहुत लो टेम्परेचर पे होगा, -180 -200 डिग्री सेल्सियस पे, तो वैसे स्टेज बूस्टर को कहा जाता है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इज समथिंग दैट इज एट वेरी लो टेम्परेचर। तो क्रायोजेनिक स्टेज होता है तीसरा स्टेज, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन होगा, लिक्विड ऑक्सीजन होगा। अब ये जो GSLV F10 रॉकेट लॉन्च हुआ है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 को लेकर के चल रहा था, इसका पहला और दूसरा जो स्टेज था रॉकेट का, इसने तो अच्छा काम किया, ये बिल्कुल सही ट्रैजेक्टरी पे लेकर के जा रहा था। करना क्या था, अर्थ के ऑर्बिट में ले जाकर के लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ देना था इसको, ठीक है। तो सैटेलाइट है EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 3। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 3 को रखा गया ऑन दिस रॉकेट GSLV F10। ये रॉकेट का पहला स्टेज, दूसरा स्टेज तो ठीक से ले जा रहा था इस सैटेलाइट को, लेकिन तीसरा स्टेज जो क्रायोजेनिक स्टेज था उसमें जाकर के कुछ दिक्कत हो गई और इसको ठीक से वो अपने ऑर्बिट में रख नहीं पाया। जब तक आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में नहीं रखेंगे तब तक ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा, फिर वो आकर के धीरे से अर्थ पे गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से हम इस ऑर्बिट में नहीं रख पाए, जिस कारण से माना जा रहा है कि ये जो लॉन्च था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, इट फेल्ड। क्योंकि जिस ऑर्बिट में रखना था जिससे हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल के आती, वो सैटेलाइट, इस सैटेलाइट को हमारा ये जो रॉकेट है GSLV F10 वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रख नहीं पाया। सो देयर वाज ए मार्क डेविएशन इन इट्स प्लान्ड फ्लाइट पाथ। सो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, द फर्स्ट 2 स्टेजेस were performed as expected, but shortly after the rocket switched to its final cryogenic engine stage, that is liquid hydrogen liquid oxygen state, there was a marked deviation in its planned flight path. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम
satellite phones in Kaziranga. This topic is important from our syllabus papers के Assam issues point of view. काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है कि आसाम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको अब सैटेलाइट फ़ोन्स दिया जा रहा है ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके. सैटेलाइट फ़ोन्स आम तौर पे आम पब्लिक इस्तेमाल नहीं कर सकती. हमारे देश में बैन है सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करना क्योंकि उसको ट्रैक नहीं करना मुश्किल है. और सैटेलाइट फ़ोन्स जनरली हमारे यहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, पुलिस वगैरह इस्तेमाल करती है, सीबीआई वगैरह इस्तेमाल करती है. लेकिन अब पहली बार काजीरंगा के जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं उनको भी सैटेलाइट फ़ोन दिया जाएगा ताकि वो पोचर्स के खिलाफ प्रोएक्टिव एक्शन ले सके, एंटी पोचिंग मेजर्स ले सकें. उसके अलावा फ्लडिंग के टाइम में भी वो इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रोएक्टिव तरीके से काम कर सकें. ये आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 10 सैटेलाइट फ़ोन मंगाए हैं 16 लाख रुपए में और ये सैटेलाइट फ़ोन्स को टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेगा BSNL. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय ऑप्शन डी कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट LPG गैस कनेक्शंस टू वुमेन ऑफ BPL हाउस होल्ड. एब्सोल्युटली करेक्ट. And in phase 1, 8 crore poor households are covered. That is also correct. So the correct answer will be option C, both. That's all from our side for today. Thanks for watching.